आइए हम लोग कार्यालयीन पत्र और आलेख के बारे में चर्चा करें। कार्यालयीन पत्र, प्रारूप और प्रारूपण का अर्थ एक ही होता है। हम या तो इसे कार्यालयीन पत्र कह सकते हैं, प्रारूप कह सकते हैं या प्रारूपण कह सकते हैं। इन्हें प्रारूप लेखन, रूपरेखा, ड्राफ्टिंग, आलेख और मसौदा भी कहा जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज ना होए, इसे ड्राफ्टिंग, आलेख, रूपरेखा, मसौदा भी कहा जाता है। विभिन्न कार्यालयों में जब किसी आदेश, प्रस्ताव, विज्ञप्ति, परिपत्र या पत्र आदि भेजने के पूर्व जो कच्चा मसौदा, आलेखन या ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसे प्रारूप कहते हैं। प्रारूप को हम लोग अगर जानेंगे तो फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में हम लोग किसी प्रकार की विज्ञप्ति भेजते हैं, किसी प्रकार के कार्यालयीन पत्र भेजते हैं, किसी प्रकार के फॉर्मल लेटर्स भेजते हैं हम लोग, चाहे वो ड्राफ्टिंग हो, आलेखन हो, किसी प्रकार का मसौदा हो। ये सारी चीजें कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत या प्रारूप के अंतर्गत आती है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, अर्थ पूछा जाता है, परिभाषा हमको लिखनी पड़ती है और एक अच्छे प्रारूप की विशेषताएं लिखनी पड़ती है। तो हम परिभाषा भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लिखित रूप में तैयार किए जाने वाले आदर्श तर्क सम्मत रूपरेखा या मसौदे को प्रारूप प्रारूप लेखन या प्रारूपण कहते हैं। ये आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि जब हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हमारे पास कुछ एक टॉपिक है, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि हमको कुछ किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, किसी लिखित रूप को तैयार करना है, तो हम एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, एक मसौदा तैयार कर लेते हैं। उसे ही हम लोग प्रारूपण कहते हैं। प्रारूप लेखन, आलेखन या प्रारूपण को अंग्रेजी भाषा में ड्राफ्टिंग कहते हैं। हमने अर्थ को जाना, परिभाषा को समझा। आगे हम लोग अच्छे प्रारूप की विशेषताएं देखेंगे। अगर आपको एक अच्छा फॉर्मेट लिखना है, एक अच्छा प्रारूप तैयार करना है, तो कौन कौन सी विभिन्न विशेषताएं हैं, उसको हमको ध्यान में रखना होगा कि एक अच्छे प्रारूप तैयार करने के लिए, एक अच्छा फॉर्मेट तैयार करने के लिए आप में वह कला होनी चाहिए कि आप एक अच्छा फॉर्मेट तैयार कर सके, आप एक अच्छा लेखन के रूप में उसे प्रस्तुत कर सके। तो ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के गुणों को वह स्पष्ट करता है जिसने प्रारूप तैयार किया है। जिस व्यक्ति को प्रारूप से संबंधित विषय की अच्छी जानकारी हो, विषय से संबंधित ज्ञान हो, नियमों की पहचान हो, वह अच्छे प्रारूप को बना सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम फॉर्मेट बनाते हैं, किसी पत्र को तैयार करते हैं, किसी रूपरेखा को तैयार करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। उसके जो भी नियम है उसको हमको ध्यान में रखना होगा, तभी आप एक अच्छा प्रारूप तैयार कर सकते हैं, फॉर्मेट बना सकते हैं। एक अच्छे प्रारूप बनाने की यहाँ पर देखिए विशेषताएं लिखी हुई है। हम कुछ विशेषताएं को देखते हैं। नंबर 1 जिसमें है रूपरेखा का ज्ञान। आप किसी भी प्रारूप को जब तैयार करते हैं, फॉर्मेट को तैयार करते हैं, तो आपको रूपरेखा का ज्ञान, सिनॉप्सिस का ज्ञान होना चाहिए। पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ पर हमको दिनांक लिखना है, कहाँ पर हमको एड्रेस लिखना है, कहाँ पर हमको पैसेज लिखना है। ये सारा चीज हम एक रूपरेखा जब दिमाग में तैयार कर लेते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से रूपरेखा अच्छे से लिख पाएंगे, प्रारूप को अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो अच्छे प्रारूप के लिए मुख्य रूपरेखा का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें पत्र से संबद्ध मुख्य बातें स्पष्ट क्रम में लिखी जा सके। तो रूपरेखा का ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद है प्रारूप के प्रत्येक अंग का ज्ञान होना। जब हम प्रारूप तैयार करते हैं, किसी फॉर्मेट को तैयार करते हैं, उसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, कहाँ पर हमको टू लिखना है, कहाँ पर हमें प्रति लिखना है, कहाँ प्रेषक लिखना है, कहाँ प्रेषिती लिखना है, कहाँ पर हमको भवदीय लिखना है, कहाँ से हमको महोदय लिखते हुए अपने विषय को प्रारंभ करना है। तो ये सब चीजें अंग है, प्रारूप के अंग दिए गए हैं, उसको आपको ये मालूम होना चाहिए। तो अच्छे प्रारूप हेतु उसके लिए निर्धारित प्रत्येक अंग का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रारूप के लिए सबसे पहले प्रेषक और प्रेषिती की जानकारी, पत्र क्रमांक, दिनांक का उल्लेख, विषय और संदर्भ को लिखने और तारीख एवं अंत में प्रेषक का विवरण, इस प्रकार की जो जानकारियां होती है वो देना अत्यंत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि जहां जहां जो जिस जिस अंग का जरूरी है लिखना, वहां पर इस चीज का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। ये रहा दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की ओर जाते हैं, शुद्धता। प्रारूप जब हम लिख रहे हैं, जो भी फॉर्मेट हम लिख रहे हैं, वो शुद्ध हो। इसके लिए दो पंक्तियों के मध्य पर्याप्त स्थान छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी पंक्तियां हैं उसे यथाक्रम रेखांकित करते हुए लिखा जाना चाहिए। क्रमांक, दिनांक, प्रेषक का नाम, विषय, संदर्भ, विवरण, शुद्धता, सभी को बहुत ही शुद्धता के रूप में
लिखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का क्रम के रूप में ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। इसमें कहीं कहीं शब्दों के बारे में थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हुई है लिखने में, मात्राएं उस पर ध्यान न दें। आप केवल वो चीज़ों को समझें जो प्रारूप करते समय, प्रारूप को लिखते समय हमको विशेषताओं को विशेष ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग चौथे पॉइंट की ओर जाते हैं, भाषा शैली की ओर जाते हैं कि एक अच्छे प्रारूप के लिए स्पष्ट भाषा, सरल भाषा, शुद्ध भाषा, विनम्र, शिष्टता वाली भाषा, ये सभी भाषा का होना ज़रूरी है। भाषा शैली पर ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि पत्र लेखन करते समय हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स या मात्राओं का जो मिस्टेक होती है, गलतियाँ होती है, उसे ना करें। तो आपकी जो भी भाषा हो, सरल हो, स्पष्ट हो, शुद्ध हो, सामने वाले आपकी भाषा को पढ़ सके, समझ सके, ये ज़रूर चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके लिए सही शब्दों का चयन करना, वाक्य रचना, संक्षिप्तता, दोष मुक्त होना, जो भी शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अनावश्यक बातों को इसमें नहीं लिखना है। तो ये रहा भाषा शैली। उसके बाद आते हैं संक्षिप्तता। आपके जो भी पत्र हो, थोड़े संक्षेप में हो। ज़्यादा लंबे पत्रों को कोई नहीं पढ़ता है, तो प्रारूप में जो आवश्यक बातें हैं, उसी को आपको लिखनी होगी। प्रारूप में ठोस और संक्षिप्त तथ्य जो दिए जाने चाहिए, लेकिन इतने संक्षिप्त भी नहीं हो कि मूल भाव ना आ सके और स्पष्टता भी न उसमें नहीं रह सके। तो आपके जो पत्र हो संक्षिप्त हो, लेकिन आप जो चीज़ बताना चाह रहे हैं, जहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग है, जहाँ पर शब्दों का, जहाँ पर सही वाक्यों का प्रयोग है, और पूरी बातों को आपको पत्र के अंतर्गत लिखनी है, प्रारूप के अंतर्गत लिखनी है, और लेकिन संक्षिप्त हो। ऐसे नहीं आपने 5 पेज का पत्र बना दिया, तो उस पत्र को कोई नहीं पढ़ता है, या काफ़ी दिनों के बाद उस पत्र की ओर ध्यान जाता है। तो पत्र में जो मुख्य बातें हैं, उसी को लिखी जानी चाहिए। छठा है पूर्णता। पत्र हमेशा पूर्ण होने चाहिए। अच्छे प्रारूप की पहचान उसके पूर्ण होने से होती है। पूर्णता ही प्रारूप को प्रभावशाली बनाती है। आवश्यक रूपरेखा, विषय सामग्री आदि की दृष्टि से प्रारूप पूर्ण होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब हम रूपरेखा को लिखते हैं, या रूपरेखा का ज्ञान हमें होता है, विषय का ज्ञान होता है कि हम किस विषय संबंधित प्रारूप तैयार करते हैं, उसके बाद क्या मैटर लिखा जाना है, क्या पैराग्राफ में लिखा जाना है, इस चीज़ की यदि आपको जानकारी है, और अंत किस प्रकार से करते हैं, तभी आपका पत्र पूर्ण माना जाएगा, या आपका प्रारूप फॉर्मेट पूरा माना जाएगा। तो पत्र हमेशा पूर्ण होने चाहिए। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर जाते हैं, अनुच्छेद। अनुच्छेद जिसे हम लोग पैराग्राफ कहते हैं, तो कम से कम 2 पैराग्राफ का होना ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी अनुच्छेद है, और केवल वो मुख्य बातों को ही लिखें जो जो उस अनुच्छेद में आना है। हमको बाहर से कोई घुमा फिरा के बातों को, चीज़ों को नहीं लिखना है। तो आप जो भी अनुच्छेद में लिखे, वो एक क्रम संख्या में लिखें, उस पर उपशीर्षक लिख देना चाहिए, ताकि विषय स्पष्ट हो जाए। तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखें कि जो भी पैराग्राफ लिखे, अनुच्छेद लिखे, इसको स्पष्ट रूप में व्यक्त करें। उसके बाद है निश्चितता। कार्यालयीन पत्र की रूपरेखा बिल्कुल निश्चित होती है। इसमें पत्र जारी करने वाली संस्था, इकाई, संदर्भ, क्रम संख्या, तिथि, फोन नंबर आदि का प्रारंभ में ही स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। तो ध्यान में रखें कि क्रम संख्या लिखना है, तिथि लिखना है, दिनांक, डेट लिखना है, फोन नंबर लिखना है। आजकल तो ईमेल आईडी भी आ गए हैं, ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, तो आपके पत्र निश्चित रूप में पूर्ण होंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे जाएंगे। तो ये सारी विशेषता एक प्रारूप लिखते समय हमें ध्यान में रखनी है। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ कार्यालयीन पत्र के भेद दिए गए हैं, कुछ प्रारूप के भेद दिए गए हैं। यहाँ पर 6 प्रकार के भेद दिए गए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है। इन भेदों को जरूर पढ़ना है। पहला है परिपत्र है, दूसरा है अनुस्मारक, तीसरा है ज्ञापन, चौथा है आदेश, पांचवा है अधिसूचना, और छठा है पृष्ठांकन। इन 6 को आप अच्छे से पढ़िए, और इसकी विशेषताएं, और प्रत्येक का प्रारूप बनाने के लिए आता है। यदि हमको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रारूप है, उसकी विशेषताएं लिखिए, तब हमको इन सारी चीजों का उल्लेख करना है। किंतु यदि हमें ये आ जाता है कि परिपत्र किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखते हुए एक प्रारूप बनाइए, तब हमें केवल परिपत्र का के बारे में ही लिखना होगा। हमको अन्य के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम परिपत्र के बारे में। यदि आपको आ जाता है कि परिपत्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार के परिपत्र होते हैं, और उसका प्रारूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, तो आइए हम लोग इसको और विस्तार के रूप में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिपत्र की ओर जाते हैं। कार्यालयों में सूचनाओं और आदेशों को जिन पत्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, उन्हें परिपत्र कहा जाता है।
कहने का अर्थ है कि ये जितने भी पत्र हैं सब कार्यालयीन पत्र हैं, ऑफिशियल लेटर्स हैं। जो भी सूचनाएं मिलती है, जो भी आदेश मिलता है, जो पत्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, उसे हम लोग परिपत्र कहते हैं। परिपत्र हमेशा उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है। ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि ये जो लेटर रहते हैं वो उच्च कार्यालय वाले, अपने जो निम्न कार्यालय वाले हैं, अधीनस्थ कार्यालय वाले हैं, उनके साथ में काम करने वाले जो कार्यालय हैं, उसको ये इस प्रकार के पत्र भेजे जाते हैं। एक परिपत्र में एक ही विषय होता है। परिपत्र अंग्रेजी शब्द सर्कुलर, इसका हिंदी पर्यायवाची है। ये जरूर ध्यान रखेंगे, और यदि परिपत्र के बारे में आता है तो ये सारी चीजें आपको लिखना जरूरी है। अब परिपत्र आवश्यकता अनुसार इसके 3 प्रकार हैं। 3 भागों में इसको बांटा गया है: सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन के रूप में परिपत्र, और ज्ञापन के रूप में परिपत्र। ये 3 प्रकार से बांटे गए हैं इसको। तो केंद्र सरकार यदि सभी राज्य सरकारों को एक सरकारी पत्र भेजती है तो वह परिपत्र कहलाता है। इसी प्रकार भारत सरकार कोई कार्यालय ज्ञापन सभी मंत्रालयों को जो भेजती है तो वह भी परिपत्र के रूप में ही होता है या उसके अंतर्गत आता है। आगे हम लोग परिपत्र की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी है, और इसके अलावा भी बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताएं उसके ऊपर हम नजर डालेंगे कि परिपत्र सदैव उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा है, एक परिपत्र में एक ही विषय होता है। इसमें विषय का पूरी तरह उल्लेख रहता है। इसमें सूचना तथा आग्रहपूर्ण निर्देश होते हैं। इसकी शैली कार्यालयीन पत्रों जैसी होती है। और एक और विशेषता हम लोग लिख सकते हैं कि भाषा इसमें सरल होती है, सुबोध होती है, स्पष्ट होती है। ये सारी चीजें हम लोग इसके परिपत्र में विशेषताओं में लिख सकते हैं। तो आगे आइए हम इसके फॉर्मेट के बारे में, इसके प्रारूप के बारे में भी देख लें कि इस प्रकार से परिपत्र का एक नमूना होगा। आपको ये देना होगा। आपको जो विषय दिया गया है, विषय यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यदि आपको विषय दिया है तो आपको उस विषय के अनुरूप ही लिखना है। यदि विषय नहीं दिया है तो आप कोई भी विषय बनाते हुए उस चीज को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल, ये पत्र है। और क्रमांक संख्या है, क्रमांक संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 65/2019 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर दिनांक आपको जो डालना है डाल सकते हैं। 2019 का यहाँ पर तारीख डाली गई है। और यहाँ पर विषय दिया गया है कि अस्थायी प्रवक्ताओं का स्थायीकरण। जो भी अस्थायी प्रवक्ता है, जो भी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, जो लेक्चरार कार्य कर रहे हैं, जो प्रोफेसर कार्य कर रहे हैं, उनका स्थायीकरण कर दिया जाए, उनको परमानेंट कर दिया जाए। तो एक शासन को पत्र लिखा गया था। तो यह पत्र देखिए, आपको केवल 2 पैराग्राफ में लिखा गया है, और बहुत लंबा पत्र नहीं है, लेकिन मुख्य बातें यहाँ पर सभी कुछ दी गई है। तो इस परिपत्र के नमूने में आपको ध्यान में रखना है, जो भी आपका विषय है, क्रम, यहाँ पर दिनांक है, विषय है, और आपको 2 भागों में उस चीज को, अनुच्छेद को लिखना है, और अंतिम में हस्ताक्षर करना है। और यहाँ पर जो लेटर लिखा गया है, जिसके द्वारा संयुक्त संचालक के द्वारा लिखा गया है, उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल के द्वारा जो लिखा गया है, यहाँ पर आप हस्ताक्षर के साथ भेज सकते हैं। आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने 2 अनुच्छेद देखे हैं, तो यहाँ पर देखिए, पहले अनुच्छेद में लिखा है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 31/10/2019 तक जितने भी प्रवक्ता अस्थायी रूप में राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत थे, उन्हें स्थायी कर दिया जाए। उन्होंने एक सूचना निकाल दी, एक आदेश निकाल दिया। दूसरे पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है, अतएव सभी महाविद्यालय के प्राचार्यों को यह प्राचार्यों से अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 31/9/2019 तक ऐसे सभी प्रवक्ताओं की सूची संलग्न प्रपत्र में निर्देशालय के पास भेज दे, ताकि उसके प्रकरण में उचित कार्यवाही की जा सके। सिर्फ जो काम की बातें हैं उसी को लिखना है। कि पहले हमने ये देखा कि जो भी प्रवक्ता अस्थायी रूप से है, एडॉक बेसिस पे है, उसको परमानेंट करना है, तो आपको परमानेंट किया जाएगा, यह लिखा हुआ है। और उन्होंने यह भी लिखा हुआ है कि ऐसे प्रवक्ताओं की सूची भेज दिया जाए, प्राचार्यों से आदेश किया गया है। तो यहाँ पर देखो, केवल जिन बातों का जिक्र करना है उसी के बारे में आपको लिखना है। तो यह रहा एक परिपत्र का नमूना। यहाँ पर हस्ताक्षर देखिए, संयुक्त संचालनालय संचालक लिखा हुआ है, उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल,
और यहाँ पर देखिए प्रतिलिपि लिखना बहुत जरूरी है, जिससे ये मालूम होगा कि आपने किस किस को पत्र लिखा है। आपने यह पत्र लिखा है समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य के लिए है पत्र, दूसरा है प्रशासनिक इकाई के लिए है, वहां पर आपने ये पत्र भेजा है, तीसरा लेखा यानी अकाउंटेंट, इनके पास यह पत्र भेजा है। तो इस प्रकार से आपका परिपत्र का एक फॉर्मेट बनेगा। आप उसको बाद में एक अंडरलाइन भी कर सकते हैं, उसका पूरा अंडरलाइन बनाते हुए यहाँ से पूरा लेते हुए अच्छे से लाइन लाइन खींचते हुए, अभी मेरी टेढ़ी लाइन आ रही है लेकिन आप एक अच्छे से लाइन खींचते हुए इसको बढ़िया आप एक फॉर्मेट बना सकते हैं और उनमें ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ परिपत्र का नमूना, उदाहरण, विशेषता। इसी प्रकार से जितनी पांचों और पत्र हैं उनको भी इसी प्रकार से ही आपको लिखना है। तो आगे हम लोग और देखते हैं। दूसरा है अनुस्मारक पत्र। जब किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी पत्र का निश्चित समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता, किसी कार्यालयीन ज्ञापन पर की जाने वाली या की गई कार्यवाही के संबंध में उपयुक्त सूचना प्राप्त नहीं होती है, स्मरण कराने के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को अनुस्मारक कहते हैं। अनुस्मारक को हम लोग रिमेम्बरेंस लेटर भी कहते हैं। आगे हम लोग और देखते हैं कि कभी कभी भूल से या अन्य किसी कारण से अधीनस्थ कार्यालय द्वारा उच्च कार्यालयों के पत्र पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तब कार्यवाही के लिए उच्च कार्यालय द्वारा पुनः अधीनस्थ कार्यालयों को फिर से पुनः एक पत्र लिखा जाता है, उसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जब रिमेम्बरेंस लेटर लिखते हैं, किसी को याद दिलाते हैं कि भाई हमने आपको एक पत्र लिखा था, उस पत्र का जवाब अभी तक नहीं आया है, वह पत्र इस तारीख का है, इस क्रमांक का है, आपको पुनः एक और पत्र भेजा जाता है कि आपने उसका जवाब नहीं दिया है, तो आप उसका जवाब दीजिए। वो ये याद दिलाते हैं कि आपने उस चीज का हमको जवाब नहीं दिया है, तो उनको रिमेम्बर कराते हैं, याद कराते हैं, तो उसे हम लोग अनुस्मारक पत्र कहते हैं। अनुस्मारक पत्र सरकारी अनुस्मारक पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी अनुस्मारक पत्र होते हैं। ये दो प्रकार के अनुस्मारक पत्र पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अनुस्मारक की विशेषताएं या अनुस्मारक पत्र की विशेषताएं। पिछले हमने जो विशेषताएं देखी है परिपत्र की, कुछ विशेषताएं आप इसमें भी लिख सकते हैं। सभी की विशेषताएं मिलती जुलती रहती है, तो उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सबकी विशेषताएं आपको अलग अलग याद करने हैं। तो आप अनुस्मारक से संबंधित विशेषताओं को जोड़ते हुए उसकी विशेषताएं बना सकते हैं। तो अनुस्मारक का स्वरूप मूल पत्र के स्वरूप के अनुरूप ही होता है। दूसरे पॉइंट में, यदि मूल पत्र कार्यालयीन ज्ञापन हो तो अनुस्मारक भी कार्यालयीन ज्ञापन के रूप में होगा। तीसरा हम देखते हैं, यदि पिछले पत्रों के उत्तर नहीं मिल रहे हो या मामलों का महत्व नहीं बढ़ गया हो तो अनुस्मारक अर्ध सरकारी पत्र के रूप में भी भेजा जा सकता है। अनुस्मारक में पिछले पत्र का उत्तर प्राप्त न हो तो उसके प्रति खेद भी व्यक्त किया जा सकता है कि भाई आपने अभी तक भेजा नहीं है हमको, हमको बहुत खेद है, आप जल्द से जल्द उसका उत्तर दीजिए। इस प्रकार से हम उनको खेद भी व्यक्त कर सकते हैं। इसमें यह भी लिखा जाता है कि उत्तर न मिलने के कारण कार्य करने की गति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। आपको बैरियर्स आते हैं, अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आपने उस पत्र का ध्यान नहीं दिया है, आप उस पत्र को पढ़िए, इसलिए आपको पुनः एक और बार पत्र भेजा जा रहा है, हमको आगे की कार्यवाही करने के लिए कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आप पत्र का उत्तर का उसका उत्तर या उसका जवाब जरूर भेजें। आगे का पॉइंट देखते हैं। अनुस्मारक का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य उस कार्य की स्मृति कराना मात्र है जिसके संबंध में वह भेजा जाता है। तो कहने का मतलब है कि अनुस्मारक का जो आकार होता है, प्रारूप होता है, थोड़ा छोटा होता है क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि आपको उस चीज के बारे में याद दिलाना। ये चीज को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है, अनुस्मारक में मूल पत्र के क्रमांक और दिनांक का उल्लेख कदापि नहीं भूलना चाहिए। तो ध्यान में रखेंगे पत्रों का क्रमांक और कौन से दिनांक का आया है, ये जरूर हमेशा मेंशन होना चाहिए। तो हम हमेशा ध्यान देते हैं कि पत्र लिखते समय कभी भी हम लोग दिनांक को नहीं छोड़ते हैं और ना ही क्रम को। तो आप उस क्रम को, उस क्रमांक को जरूर लिखें। उसके बाद है, प्रायः 6 सप्ताह की प्रतीक्षा के पश्चात ही अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाता है। दूसरा व तीसरा अनुस्मारक पत्र कुछ कम समय के अंतराल में भेजा जाता है। तो ये ध्यान में रखें कि जो रिमेम्बरेंस लेटर होते हैं, अनुस्मारक पत्र होते हैं, वह 6 सप्ताह के प्रतीक्षा के पश्चात ही भेजे जाते हैं। तो ये उसकी कुछ विशेषता हुई।
आप 5 से 6 विशेषताएं भी याद कर सकते हैं। यदि केवल आपको अनुस्मारक के बारे में पूछ रहे हैं तो आप अनुस्मारक के बारे में उसका अर्थ बताते हुए, उसके प्रकार बताते हुए, उसकी विशेषताएं बताते हुए आप एक प्रारूप भी उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारूप बनाना जरूरी है क्योंकि पता चलता है कि किस प्रकार से अनुस्मारक का प्रारूप बनाते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर क्रम संख्या है, यहाँ पर एड्रेस पता दिया है, यहाँ पर देखिए प्रेषक है, उनका भी एड्रेस दिया गया है, यहाँ के जो मुख्य सचिव है उनका भी एड्रेस दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग मूल अवतरण की ओर आते हैं, जो इसकी विषय है। अब यहाँ पर विषय दिया है कि अहमदाबाद में बाढ़ नियंत्रण भवन निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की स्वीकृति। तो ये एक इनका टॉपिक है, ये विषय है इनका। इसके ऊपर उन्होंने एक लेटर लिखा है, अनुस्मारक पत्र लिखा हुआ है, और ये पत्र 30/3/2019 का पत्र है। अब इस पत्र, ये केवल देखिए कितना छोटा सा पत्र है, केवल याद दिलाने वाला पत्र है कि महोदय उपर्युक्त विषय पर मंत्रालय के इसी क्रम संख्या तथा 30/1/19 के पत्र के प्रसंग में निवेदन है कि अपेक्षित विवरण सभी तक आपके कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि इन्होंने एक कार्यालयीन पत्र लिखा हुआ है, उस कार्यालयीन पत्र में इन्होंने याद दिलाया है कि आपको जो विवरण मांगा गया था वो अभी तक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। यह मामला अत्यधिक आवश्यक है, पूर्ण विवरण तत्काल भेजने की कृपा करें। तो केवल इन्होंने एक फॉर्मल लेटर लिखा हुआ है और 2 अनुच्छेदों में इसको भी बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए अनुस्मारक इस प्रकार से प्रस्तुत करना है। यहाँ पर स्पेलिंग्स का या मात्रा को ध्यान दे कि गलत है, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, तो इस पर ध्यान ना दे। और यहाँ पर देखिए भवदीय लिखा है और उनका नाम यहाँ पर दिया है। अगर आप किसी पोस्ट पर भी है तो आप अपनी पोस्ट का नाम लिख सकते हो। तो इतना फॉर्मेट आपको बनाना है। तो इस अनुस्मारक का प्रारूप इस प्रकार से आपका पूरा बनेगा, और बाद में आप इसको साइड साइड से अंडरलाइन करते हुए भी अच्छे से बना सकते हैं कि इतना आपका अनुस्मारक पत्र हुआ करके। बहुत अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी समझ में आएगा और अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो ये हुआ अनुस्मारक यानी रिमेम्बरेंस लेटर। अब हम तीसरे पत्र की ओर आते हैं, ज्ञापन। और ये ध्यान देंगे कि जो ज्ञापन है, चाहे परिपत्र हो, अनुस्मारक हो, सभी पत्र अलग अलग भी आ सकते हैं या सभी एक साथ भी पूछे जा सकते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से किसी एक का प्रारूप बताइए। या ये भी हो सकता है कि ज्ञापन किसे कहते हैं उसकी विशेषता बताते हुए उसका प्रारूप तैयार करिए। तो कुछ भी आ सकता है, आपको सभी चीजें, 6 चीजें पढ़नी है। तो आप ये ना करें कि हम एक चीज पढ़ लें और एक चीज छोड़ दें। आप परिपत्र भी पढ़िए, परिपत्र भी हमेशा आता है, ज्ञापन भी आता है, अनुस्मारक भी आता है, अधिसूचना भी आता है, आदेश भी आता है। इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दें और अच्छे से पढ़ लें। बहुत बड़े नहीं है लेकिन एक बार समझना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज्ञापन की ओर आते हैं। ज्ञापन को अंग्रेजी में मेमोरेंडम कहते हैं, संक्षेप में इसे मेमो भी कहा जाता है। ज्ञापन का प्रयोग किसी बात को या तो आदेश के रूप में या आवेदन के रूप में ज्ञापित करना या अवगत कराने के लिए किया जाता है। ज्ञापन सरकारी पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य संदेश संप्रेषित किए जाते हैं। ज्ञापन का प्रयोग सरकारी अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी या कर्मचारी के लिए करता है। प्रार्थना पत्रों अथवा अन्य पत्रों की प्राप्ति संबंधी सूचना भेजने के लिए ज्ञापन दिए जाते हैं। ऐसे आदेश जो पूरी तरह सरकारी नहीं होते, उनको ज्ञापन के द्वारा ही भेजा जाता है। तो आप लोग ध्यान में देंगे कि ज्ञापन हम लोग भेजते हैं, ज्ञापन लिखते हैं, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। हमें कुछ लोगों को यदि आवेदन आवेदन करते हुए कुछ लोगों को ज्वाइनिंग देना है, उसके लिए पत्र लिखे जाते हैं। तो पत्र किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन इसमें ज्ञापन निकलता है, मेमोरेंडम निकलता है। तो ये ज्ञापन पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ज्ञापन के प्रकार जो है, पहला है ज्ञापन और दूसरा है कार्यालयीन ज्ञापन। तो इसको देखेंगे कि ऐसे आदेश जो पूरी तरह सरकारी नहीं होते, उन्हें ज्ञापन के द्वारा भेजा जाता है। हम एक ज्ञापन निकाल सकते हैं और उस ज्ञापन के आधार पर ही हम लोग भेज सकते हैं सरकार को। दूसरा है ज्ञापन का एक प्रकार कार्यालयीन ज्ञापन भी होता है। हम लोग फॉर्मल तरीके से भी भेज सकते हैं इसको। तो ये ध्यान में रखें कि ये दोनों प्रकार हम लिख सकते हैं आंसर्स को बढ़ाने के लिए। आगे हम कुछ आवश्यक बातें या कुछ विशेषताओं के ऊपर भी ध्यान देते हैं। पहला विशेषता है कि ये कर्मचारियों द्वारा प्राप्त प्रार्थनाओं, याचिकाओं अथवा नियुक्ति के लिए
किए गए आवेदनों के उत्तर देने के लिए किया जाता है। यही मैंने बताया था कि यदि नियुक्तियां हैं, किसी को पोस्ट देनी है, उसके लिए भी आवेदन जो दिए जाते हैं उसके लिए उत्तर देने के लिए लिखे जाते हैं। ये पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने के लिए भी लिखे जाते हैं। ज्ञापन एक प्रकार की सूचना होती है। यह कोई आदेश नहीं होता, इसमें कोई संबोधन नहीं होता, और ज्ञापन के अंत में प्रेषक के हस्ताक्षर तथा नाम और पद का उल्लेख रहता है कि भाई किसने भेजा है, ये हस्ताक्षर उसके है, नाम उसका है। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञापन के अंतर्गत पूरी चीजें क्लियर करके देते हैं, तभी यह आगे प्रसारित होता है। इस प्रकार देखिए, कार्यालयीन ज्ञापन का एक उदाहरण है। और यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि हर पत्र में क्रम संख्या लिखनी है। ये पत्र कहाँ लिखा जा रहा है, दिनांक यहाँ देना जरूरी है, विषय लिखना जरूरी है कि मकान देने की सूचना, आपको किसी की नियुक्ति करना है या आप कहीं पर कार्य कर रहे हैं, आपको मकान चाहिए, तो उसके लिए पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मकान देने की सूचना के लिए पत्र लिखा गया है, एक ज्ञापन निकाला गया है कि मुझे यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि द्वितीय श्रेणी के 5 मकान करोल बाग क्षेत्र में खाली हो गए हैं, इसलिए जो कर्मचारी इन मकानों में रहने के इच्छुक हो वे अपनी वरीयता के क्रम से अपने प्रार्थना पत्र 31/10/2019 तक प्रस्तुत कर देवें, ताकि उन पर विचार करके मकानों को उन्हें दिया जा सके। तो यहाँ पर भी देखिए कि अकॉर्डिंग टू पोस्ट यहाँ पर मकान दिए जा रहे हैं, और जिनको मकानों की आवश्यकता है तो उनसे यह आवेदन लिए जा रहे हैं, उन पर विचार किया जा रहा है। तो ये वाक्यों को स्पष्ट रूप से समझना है और उसको लिखना है और वहां पर प्रस्तुत करना है। यहाँ पर आप हस्ताक्षर लिखेंगे, आप संयुक्त सचिव है तो आप अपनी पोस्ट का नाम लिखेंगे, कहाँ पर कार्य कर रहे हैं उस चीज का नाम लिखेंगे। यहाँ पर प्रतिलिपि लिखना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा था आप ये कहाँ पर लिख रहे हैं, पिछली बार हमने प्राचार्य को लिखा, प्रशासनिक अधिकारी को लिखा, लेखक को लिखा। अब ये पत्र यहाँ पर समस्त राजकीय कार्यालय के लिए गया हुआ है और लेखा के पास में गया है। तो इतना चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो ये जो पत्र है, पत्र को भी आप फॉर्मेट को अच्छे से देख ले कि आपको मकान जो मिल रहे हैं, तो उसके लिए 5 मकान अगर खाली है तो किस प्रकार से आपको एक आवेदन देना है और क्या बातों को उसमें लिखना है, तभी आपको मकान मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेट बना ले उसको अच्छे से और इस चीज को लिख ले। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेट को भी क्लोज करेंगे और उसको अच्छे से बनाते हुए लिखेंगे। तो ये हुआ आपका कार्यालयीन ज्ञापन का हुआ, जिसमें आपने आवश्यक बातें, आवश्यक उसकी जो प्रकार है, आवश्यक जो बिंदुएं हैं और उसका जो प्रारूप है उसको हमने समझा। आगे हम चलते हैं आदेश। अब आदेश के अंतर्गत यदि किसी प्रकार का आदेश निकल गया, किसी प्रकार का नोटिस निकल गया, उस आदेश का पालन करना हमको जरूरी होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि कार्यालयों में आदेश एक कार्यालयीन पत्र है। जब किसी मंत्रालय विभाग में एक या अधिक कर्मचारियों को उनसे संबंधित सूचनाएं भेजनी हो, तब कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। हमारे ही विद्यालय में अगर यदि कोई सूचना निकल जाती है कि आज इस उपलक्ष्य में सूचना आपको दी जाती है कि अवकाश दिया गया है, कल सभी का अवकाश रहेगा, तो सभी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है उसको। तो ये एक आदेश निकल गया, चाहे वो कार्यालय से निकला हो, चाहे उच्च कार्यालय से निकला हो, चाहे मंत्रालय से निकल गया, जिस प्रकार से भी अगर आदेश निकल गया तो उसका हमको पालन करना पड़ेगा। यहाँ पर आगे दिया है कि शासकीय कार्यों में इसका प्रयोग भी बहुत अधिक होता है। सरकार जब अपने सभी कर्मचारियों को किसी राष्ट्रीय या प्रांतीय निर्णय के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करना चाहती है, तब आदेश देती है। आदेश की सीमा विस्तृत होती है तथा वह एक कार्यालय तक सीमित न रहकर सबके लिए लागू मानी जाती है। ऐसे आदेशों को शासन आदेश भी कह सकते हैं। आदेश 2 प्रकार के होते हैं, आदेश और कार्यालयीन आदेश। जिस प्रकार से हमने ज्ञापन के बारे में देखा था, उसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं हम लोग कि किस प्रकार से विशेषताएं होती है। यहाँ पर परिपत्र की विशेषताएं आ गई है, यहाँ पर आदेश होना चाहिए। तो उसी प्रकार मैंने ये कहा कि विशेषताएं लगभग सभी की मिलती जुलती है। तो आप ध्यान देंगे कि जो भी आपकी विशेषताएं हैं आप वहां पर जरूर लिखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके टॉपिक के अनुसार। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आदेश की भाषा सीधी होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इसके प्रारंभ में सबसे ऊपर प्रेषक, अधिकारी के विभाग के नाम उल्लेख रहते हैं, तत्पश्चात
नीचे दाईं और दिनांक एवं बाईं और क्रमांक भी लिखा होना चाहिए। ये सभी हम जानते हैं कि दिनांक क्रमांक लिखना जरूरी है ये सब चीजों में, है ना। भाषा भी होना जरूरी है, सरल भाषा का होना, स्पष्ट भाषा का होना जरूरी है। हम प्रत्येक को संबोधित करते हुए नहीं लिखते हैं। ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे। आदेश के अंत में दाहिनी ओर आदेश देने वाले अधिकारियों के हस्ताक्षर पद का नाम लिखा हो सकता है और लिखा होना भी चाहिए, तो ये ध्यान देंगे। आदेश में अधिकारी के हस्ताक्षर के बाईं और उन व्यक्तियों कार्यालयों के नाम लिखे जाते हैं जिनको उक्त कार्यालयीन आदेश की प्रतिलिपियां भेजी जाती है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि प्रतिलिपियां लिखना जरूरी है, और उन लोग की प्रतिलिपियां लिखी जाती है जिनको हम लोग ये पत्र भेजते हैं। तो ये एक आदेश का नमूना है और प्रतिलिपियों के साथ में है। देखिए यहाँ पर पूरे क्रमांक से लेते हुए, पैराग्राफ से लेते हुए प्रतिलिपि तक यहाँ पर दिया गया है। आपको यहाँ पर क्रमांक लिखना है, आप क्रमांक कुछ भी लिख सकते हैं, ईयर भी कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जहाँ जिस प्रशासन के बारे में, जहाँ पर आप भेज रहे हैं वहाँ के बारे में यहाँ पर देखिए दिनांक लिखा हुआ है, और ये एक आदेश निकला हुआ है। अब आदेश क्या निकला है? केंद्रीय सचिवालय सेवा में द्वितीय पदक्रम के अधिकारी के रूप में नियुक्ति श्री राम प्रताप सिंह की पद वृद्धि करके 1 मार्च 2019 से इस मंत्रालय में विशेष अधिकारी बना दिया गया है। इन्हें नए आदेश पर उनकी नियुक्ति विशेष का अनुभाग में कर दी गई है। तो इनकी यहाँ पर पदोन्नति हुई है, उसके बारे में एक आदेश निकल गया है। इस आदेश को इनको भी पालन करना पड़ेगा, और इनके विभाग में जो भी काम करने वाले या उस संस्था में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, सभी को इस आदेश का पालन करना होगा। यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ पर अगर आप उप सचिव के पद पर है, उप सचिव कर दीजिए। भारत सरकार, आपको प्रतिलिपि लिखना जरूरी है कि आप ये लेटर किस किस को लिख रहे हैं। समस्त मंत्रालय को लिख रहे हैं, वहाँ पे अधिकारियों को लिख रहे हैं, श्री राम प्रताप जी को भी आप ये पत्र दे रहे हैं, आप अनुभाग को भी दे रहे हैं, या स्वास्थ्य मंत्र जो अधीनस्थ मंत्रालय है उसको भी आप यह दे रहे हैं। जरूर ये लिखें। अगर आपको नहीं लिखना है अनुभाग, तो आप यहाँ पर लेखा भी लिख सकते हैं। तो ये इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से। ये अब हम अधिसूचना की ओर बढ़ते हैं कि अधिसूचना क्या है। तो कार्यालय से संबंध विषयक सूचनाओं के लिए अधिसूचना पारिभाषिक शब्द है। इसमें नियम, आदेश, आदेशों के लागू होने की तिथि तथा राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति के आदेश, स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति के आदेशों की सूचना आदि प्रकाशित की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार की अधिसूचना जो एक पारिभाषिक शब्द है, इसके अंतर्गत नियम आते हैं, आदेश आते हैं, आदेशों को लागू करने की तिथियां आती है, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियां आती है, स्थानांतरण, ट्रांसफर हो रहा है यदि, उसके बारे में है। यदि किसी की पोस्ट बढ़ रही है, पदोन्नति हो रही है, तो ये सारी चीजें आ रही है। किसी का ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजें आती है। या वह रिटायर हो रहा है, तब ये अधिसूचना जारी की जाती है। तो ध्यान देंगे कि अधिसूचना बहुत ज़रूरी है, और इन अधिसूचनाओं का प्रकाशन राजपत्र में होता है, कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत। आगे हम लोग अधिसूचना की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कि अधिसूचना ऐसा पत्राचार है जो भारत के गजट या राजपत्र में प्रकाशित होता है। तो अधिसूचना बहुत मेन है, और इसमें भारत के गजट या राजपत्र में प्रकाशित होता है। ध्यान देंगे, विशेषता में जरूर लिखेंगे। अगली विशेषता है, अधिसूचना के प्रारंभ में यह निर्देश आवश्यक रूप से होता है कि यह भारतीय राजपत्र के किस भाग और किस खंड में प्रकाशित होगा। आगे हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि यह सरकार की ओर से सरकारी कार्यालयों, तत्संबंधी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जनसाधारण की जानकारी हेतु राजपत्रित और आदेशों की घोषणा तथा विभिन्न अधिकारियों को सौंपे जाने संबंधी घोषणाओं के रूप में होती है। यह भारत सरकार की प्रेस में प्रेषित की जाती है। ठीक है, मेन चीजों को आप जरूर लिखेंगे। इसके आदि में क्रमांक, दिनांक, कार्यालय का नाम अंकित रहता है, यह भी एक इनकी विशेषता है। अधिसूचना में संबोधन नहीं होता है। उसके बाद 7वें पॉइंट में है, अधिसूचना के प्रारूप में काट छाट नहीं करना है, उसको बदल कर लिखना ये सब वर्जित होता है। उसमें काट छाट नहीं चलती है। तो जो भी आप चीज़ें लिखे, फ्रेश रूप में लिखे, अच्छे से लिखे, काट छाट करके ना लिखे। अधिसूचना के अंत में प्रसार अधिकारी के हस्ताक्षर भी होते हैं। आइए हम इसका एक फॉर्मेट देखते हैं। ये फॉर्मेट यहाँ से बना हुआ है उदाहरण के तौर पर, कि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग अधिसूचना, यहाँ पर आपको मालूम है
जो दिया हुआ है उसको लिखना है, क्रमांक लिखना है और दिनांक भी आपको लिखना है। इसके बाद हम एक पैराग्राफ में इसको खत्म करेंगे कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सहमति से राज्य शासन इसके द्वारा आदेश देता है कि मध्य प्रदेश राजपत्र में उस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से भोपाल के समीप स्थित हैवी इलेक्ट्रॉनिकल कारखानों के इलाके में सम्मिलित संपूर्ण क्षेत्र का नाम गोविंदपुरा रहेगा। एक यदि अधिसूचना निकाल दी है, ये गलत हो गया यहाँ पर, यदि एक अधिसूचना निकाल दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया कि उस संपूर्ण क्षेत्र को हम गोविंदपुरा नाम रखा गया है, तो हम उसको आगे गोविंदपुरा नाम से ही पुकारेंगे। तो एक जो आदेश निकल चुका है उस आदेश का हमको पालन करना होगा। मान लो आज हम नेहरू नगर को आज से हमको सुपेला बोलना है, यदि ये सरकार ने निकाल दिया तो हम नेहरू नगर को सुपेला बोलना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि कहाँ कहाँ किस किस चीजों में अधिसूचना कैसे लिखते हैं, परिपत्र कैसे लिखते हैं, ज्ञापन कैसे लिखते हैं, इस चीजों को जरूर ध्यान देंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आगे लिखा है आदेश अनुसार सचिव और मध्य प्रदेश शासन का है। तारीख आपने डाल दी है, तारीख डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर गलत हो चुका है, तो ध्यान देंगे। प्रतिलिपि लिखना जरूरी है। प्रतिलिपि में मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग हैं। अध्यक्ष राजस्व मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। तो आपने यहाँ ये लेटर दो लोगों को लिखा है, दो लोगों को भेजा गया है, तो उनके नाम यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने कहाँ पर लेटर भेजा है। तो इस प्रकार का फॉर्मेट आपको अधिसूचना में देना है। आइए अगला और आखिरी है पृष्ठांकन, कि किसी पत्र की प्रतिलिपि अथवा मूल पत्र को जब किसी अन्य अधिकारी को किसी सूचना या आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है, तब उस प्रतिलिपि अथवा मूल पत्र के नीचे पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। पत्र व्यवहार की यह सबसे छोटी प्रणाली है। पृष्ठांकन का प्रयोग सदैव कार्यालयीन कार्यों में किया जाता है। पृष्ठांकन सूचना, आवश्यक कार्यवाही, मार्गदर्शन, आगामी विचार, पत्र लौटाने आदि प्रयोजन के लिए भेजा जाता है। तो हम जरूर ध्यान देंगे कि पृष्ठांकन सूचना इंफॉर्मेशन है, जो आवश्यक कुछ कार्यवाही वगैरह करना है या कुछ मार्गदर्शन देना है, आगामी कुछ चीज पर विचार करना है, पत्र लौटाने की यदि बात हो, तब ये सारा हम पृष्ठांकन के माध्यम से करते हैं। पृष्ठांकन का प्रयोग हम देखेंगे किस प्रकार से करते हैं कि कार्यालयीन कार्यों में पृष्ठांकन का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। किसी पत्र के अंत में ही निर्देश करते हुए इसे भी अंकित कर दिया जाता है। किसी परिपत्र, ज्ञापन आदि के कवरिंग लेटर के रूप में भी पृष्ठांकन तैयार किया जाता है। समझने का है यह कि जब भी हमको पृष्ठांकन लिखना है, पृष्ठांकन बहुत ही कम होता है, 2 लाइन में यह खत्म हो जाता है या 1 डेढ़ लाइन में ही खत्म हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि यह पत्र के आखिरी में भी लिख सकते हैं, इसको अंत में भी लिख सकते हैं, या हमारा जो कवरिंग लेटर रहता है, कवरिंग लेटर अगर बना रहेगा तो उस लेटर के ऊपर भी आप इसको अंकित कर सकते हैं। इस प्रकार से यह पृष्ठांकन तैयार किया जाता है। पृष्ठांकन में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पृष्ठांकन सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें किसी को भी संबोधन इसमें किसी का भी संबोधन नहीं किया जाता। इसमें ऊपर की ओर क्रमांक एवं दिनांक अंकित रहते हैं। नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर एवं पदनाम अंकित रहते हैं। तो ये जो मेन चीजें हैं, इसको आप जरूर ध्यान देंगे, 3 और 4 पॉइंट को। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा एक फॉर्मेट है पृष्ठांकन का प्रारूप कैसे बना हुआ है करके। यहाँ पर देखिए पृष्ठांकन का क्रमांक आपको लिखना जरूरी है, यहाँ पर दिनांक भी लिखना जरूरी है, और जो 2 लाइन मैंने कहा था कि 2 लाइन लिखकर उसको संबोधित करना है, तो यहाँ पर लिखा है कि आवश्यक सूचना एवं उचित कार्यवाही हेतु लोक स्वास्थ्य संचालक महोदय रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की ओर प्रतिलिपि प्रेषित। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि ये जो प्रेषित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से, ये जो प्रतिलिपि है, तो 2 लाइन में यहाँ पर अंकित कर दिया गया है। तो इसी प्रकार बस आपको पृष्ठांकन का प्रारूप तैयार करना है। अंत में यहाँ पर आप लिख देंगे आज्ञा से ब स क ख ग जो आपको लिखना है। और अगर अपर सचिव के पद पर आप नियुक्त है तो वहाँ पर अपर सचिव भारत सरकार यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से एक पृष्ठांकन का प्रारूप तैयार हो जाएगा। बहुत छोटा प्रारूप है और ये 7 से 8 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान देंगे। तो वैसे तो ये परीक्षा में कम पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। तो अधिकतर परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना, अनुस्मारक, इस प्रकार के जो पत्र हैं उनको पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे। धन्यवाद।